हेलो। आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया था एंड देन फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुए थे। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लास्ट टाइम हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकाला था। नाउ फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर का
तो जैसा हमने बताया कि यार जब t इक्वल टू टी हाफ है तो a की जगह हम क्या ले लेंगे, a नॉट बाई टू, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में जो एक्सप्रेशन था वो था t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये एक्सप्रेशन होता था। नाउ t की जगह हम लिख देंगे टी हाफ और a की जगह क्या लिख देंगे, ए नॉट बाई टू। ठीक है, सो ए नॉट बाई टू लिख देंगे, टी हाफ इज 2.303 अपॉन के log of a नॉट अपॉन ए नॉट बाई टू। तो ये हमारे पास लॉग के अंदर आ जाएगा टू, लॉग टू होता है 0.3, तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये जो वैल्यू है ये आपकी ये आ जाएगी 0.693 अपॉन के। टी हाफ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन के। ओके, मतलब हम देख सकते हैं कि टी हाफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तुम कितने कॉन्सेंट्रेशन से हाफ कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा टी हाफ। एक पर्टिकुलर रिएक्शन का टी हाफ जो है जस्ट के पे डिपेंड करेगा और वो के कांस्टेंट रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन का टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाफ लाइफ पीरियड इसका कांस्टेंट रहेगा। नो राकेश, टी हाफ जो है वो लाइफ टाइम थोड़ी बताता है रिएक्शन का। जस्ट सीधा दिस इज फर्स्ट स्लाइड, टी हाफ इंटू टू जो है उतने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है राकेश। टी हाफ इंटू टू टाइम में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। टी हाफ जस्ट क्या है, टी हाफ हाफ लाइफ पीरियड है, हम बोल सकते हैं कि वो उतना टाइम है जिसमें आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, आधा बचा हुआ। तो वो जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उतने ही टाइम में थोड़ी रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा।
ठीक है, अलग अलग ऑर्डर के लिए वो अलग अलग टाइम लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इनफाइनाइट टाइम लेते हैं कंप्लीट होने। हो गया सबका? नाउ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो 20 मोलार से 10 मोलार जाने में T1 टाइम लगा, और फिर 10 मोलार से 5 मोलार जाने में T2 टाइम लगा। ठीक है, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा भाई? T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? सिमिलरली अगर मैं T3 भी ले लेता हूँ, 5 मोलार से 2.5 मोलार जाने में T3 टाइम लगा, तो T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा? देखो हर एक में क्या है, हाफ हो रहा है ना, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2.5, तो सारे एक तरह से हाफ लाइफ पीरियड ही है। और हमने बोला कि हाफ लाइफ पीरियड जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, मतलब तुम किससे हाफ कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। ठीक है, तुम 20 से हाफ कर रहे हो या 10 से हाफ कर रहे हो या 5 से हाफ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। पर्टिकुलर रिएक्शन का पीआफ क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 3। जितना टाइम 20 से 10 जाने में लगा उतना ही टाइम 10 से 5 जाने में लगेगा, और उतना ही टाइम 5 से 2.5 जाने में। तो यहीं से तुम देख सकते हो रिएक्शन स्लो होती गई है काफी, है ना। इधर देखो, इधर 10 मोलार रिएक्ट कर गया, इस वाले पार्ट में जस्ट 5 मोलार रिएक्ट किया लेकिन टाइम उतना ही लिया। इस वाले पार्ट में 2.5 मोलार रिएक्ट किया लेकिन टाइम उतना ही लिया। ओके, सो रिएक्शन जो है काफी स्लो होती जा रही है, एंड दैट्स व्हाई इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन obviously this is first half life period, this is second half life period, this is third half life period, है ना। तो in first order reaction, first half life period is equal to second half life period। ओके, एंड ऑब्वियसली आगे थर्ड हाफ लाइफ पीरियड का भी हम बोल सकते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि सारे हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज all half life period of a reaction are same। अच्छा, एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना बचता है? आधा बचता है ना। एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना बचता है? आधा। अगर दो हाफ लाइफ हो गए तो आधे का आधा, और 3 हाफ लाइफ हो गए तो आधे के आधे का आधा, है ना। एक हाफ लाइफ हुआ तो आधा बचा, 2 हाफ लाइफ हुए तो आधे का आधा मतलब 1/4, 3 हाफ लाइफ हो गए तो उसका भी आधा मतलब 1/8। ओके, सो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ, फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ जो है वो क्या होगा? इट इज A/A0, ये फ्रैक्शन रिमेनिंग हो गया, एंड इट इज नथिंग बट 1/2 n। ओके, फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? 1/2 n। क्लियर है? और एन क्या है? एन ऑब्वियसली नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो वो कैसे निकालोगे? एन कैसे निकालोगे? तो वेयर एन इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है,
टोटल टाइम कितना है डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। तो एक हाफ लाइफ पीरियड अगर है तो आधा बचा है ना। देखो अगर एक हाफ लाइफ पीरियड है तो एन की वैल्यू 1 हुई ना, तो आधा बचा। अगर दो हाफ लाइफ पीरियड है तो एन की वैल्यू 2 हो गई, तो कितना बचेगा? 1/4 बचेगा ही नहीं बचेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो बचना भी चाहिए। एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद आधा, दूसरा हाफ लाइफ पीरियड हो गया तो उसका भी आधा ही बचेगा। जैसे यहाँ पर देख लो ना, स्टार्टिंग में क्या है 20 है, एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना बचा 10, मतलब हाफ बचा ना। दो हाफ लाइफ पीरियड हो गए तो कितना बचा 5, मतलब कितना बचा 1/4। तीन हाफ लाइफ हो गए तो कितना बचा 2.5, मतलब 1/8। समझ आया कि नहीं आया? सो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ इज 1/2 एन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ओके, एक हाफ लाइफ हुई तो देखो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आधा बचेगा। दो हाफ लाइफ हो गई तो एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, कितना बचेगा? आधे का आधा, मतलब 1/4। तीन हाफ लाइफ हो गई तो क्या पुट करोगे 1/2 मतलब 1/8। ओके, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ऑब्वियसली एन क्या है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, कैसे निकाल सकते हो कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि टोटल कितने टाइम बाद तुम्हें फ्रैक्शन पूछ रहा है, और एक हाफ लाइफ पीरियड कितने का है, तो डिवाइड करके कर सकते हैं। एन इज नॉट कॉन्स्टेंट सिद्धार्थ, हाफ लाइफ पीरियड इज कॉन्स्टेंट। एन तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ना, कॉन्स्टेंट ये वाला पार्ट। एन कॉन्स्टेंट नहीं है, एन तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान लो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड जो है, मान लो 16 मिनट है। ओके, और कोई पूछता है कि फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 48 मिनट क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, सो एन क्या है, एन है अपने पास टोटल टाइम कितना ले रहा है 48, जिसमें हमें मतलब पूछ रहा है कि कितना होगा। टोटल 48 हो गया, डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड कितने का हो गया 16 का, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए, 3 आ गए ना। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 1/2 ठीक है। फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 48 मिनट, 48 मिनट में कितने हाफ लाइफ आए 3, तो 1/2 या 1/2 कितना हो गया 1/8 हो गया ना। तो अगर हाफ लाइफ पीरियड 16 मिनट का है तो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 48 मिनट कितना रहेगा 1/8। समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो सेम ही तो है सिद्धार्थ, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड सेम है, तो सेम ही तो लिया ना, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ सेम आ रहा है। जब हम 48 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के बजाय और कुछ होता तो यहाँ पर अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड होते। फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड इज डिफरेंट देन सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, सेकंड हाफ लाइफ पीरियड इज डिफरेंट देन थर्ड हाफ लाइफ पीरियड। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम ऐसे नहीं निकाल सकते। टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगे यहाँ पर 3। लेकिन ये चीज फर्स्ट ऑर्डर के अलावा बाकी ऑर्डर में वैलिड नहीं होगी। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट पेज, दिस वाज सेकंड पेज, दिस वाज थर्ड पेज। हो गया सबका? जल्दी लिखो।
राकेश फॉर्मूले के प्रूफ क्या हमने इसी से तो बताया भाई, ये वाला जो पार्ट है यहीं से तो वो चीज बताई है, यहीं से वो आई है प्रूफ वाला। तुम जो बोल रहे हो फॉर्मूले का प्रूफ क्या, तो ऊपर से ही तो आया है। अगर एक हाफ लाइफ हुई तो 20 का कितना बचा, 10 बचा, मतलब आधा बचा। दो हाफ लाइफ हुई तो 20 का 5 बचा, मतलब 1/4 बचा कि नहीं बचा। अगर तीन हाफ लाइफ हो गई तो 2.5 बच रहा है 20 में से, तो कितना बच रहा है, 1/8 बच रहा है। ओके, तो एक हाफ लाइफ में 1/2, दूसरी हाफ लाइफ होने के बाद 1/4, तीसरी हाफ लाइफ होने के बाद 1/8। तो 1/4 को क्या लिख सकता है, 1/2 तीसरी हाफ लाइफ हो रही है तो 1 बाई, ये देखो तो आ रहा ही नहीं आ रहा। एक हाफ लाइफ में पावर में 1 आया, दो हाफ लाइफ हुई तो पावर में 2 आया, तीन हाफ लाइफ हुई तो पावर में 3 आया। तो 1/2 जो है ये हो गया फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करो।
Yes, Amit, correct. Yes, Prashant, correct है. Sudhir wrong है. Yes, Prashant, second correct है. चलो देखो करा देते हैं. तो हमें उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड इन 72 मिनट. ठीक है, 72 मिनट में तो 75% कंप्लीट हुआ है. हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक फॉर 50% कंप्लीशन एंड 87.5% कंप्लीशन. तो 75% कंप्लीट. अब इसको हम दो मेथड से कर लेते हैं. एक तो अभी जो मैंने बताया ना उससे हो सकता है. तो फर्स्ट मेथड, तो देखो 75% कंप्लीट हुआ है. ठीक है, 75% कंप्लीट हुआ है. तो अगर हम इनिशियल क्या ले लें, मान लो हमने इनिशियली ले लिया 100. ओके, तो कितना बचेगा? तो ऑब्वियसली 75% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा? 100 माइनस 75 मतलब 25 बचेगा. तो कितना फ्रैक्शन बचा? फ्रैक्शन रिमेनिंग कितना आया भाई? फ्रैक्शन रिमेनिंग हो गया 25/100, है ना. ये हम बोल सकते हैं 1/4. तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं ना. तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या होता है? हाफ इंटू एन. ये सॉरी, हाफ रेज टू एन. तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आई? 2 आ गई ना. सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए बताओ?
नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए, तो कितने टाइम में 2 हाफ लाइफ हुए यार? 72 मिनट में 2 हाफ लाइफ। ओके, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो क्या है? 2 है। और वो क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? सॉरी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है? टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। यही था ना? तो टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड जो है वही नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, जो कि 2 आया है। यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड कितने का हो गया यार? हाफ लाइफ पीरियड कितने का हो गया? 72/2, दैट इज 36 मिनट। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन में वही तो पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा है? 50% कंप्लीशन। तो 50% कंप्लीशन मतलब आधा। ओके, तो आधा हमारे पास कब बचेगा? जब आधा रिएक्ट हो चुका होगा। ओके, तो हमारे पास क्या आया? 36 मिनट आया। अब सेकंड वाले में है 87.5% कंप्लीट। तो 87.5% कंप्लीट में कितना होगा यार? तो 87.5% कंप्लीटेड में ए कितना आएगा? 100 माइनस 87.5, दैट इज 12.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए। तो ए बाई ए नॉट, ये फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या होगा? तो ए बाई ए नॉट कितना आया? 12.5 बाय 100 कितना हो गया? दिस इज नथिंग बट 1/8, और वी कैन राइट इट एज 1/2⁻3। ओके, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ से कितने आ गए? 3 आ गए ना? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ कितने टाइम की होंगी बताओ यार? एक हाफ लाइफ जो है वो 36 मिनट का आ रहा है, तो 3 हाफ लाइफ कितने की हो जाएंगी? 3 × 36 होगी कि नहीं होगी? एक हाफ लाइफ पीरियड 36 मिनट का, तो 3 हाफ लाइफ पीरियड कितने के होंगे? 3 × 36 मतलब कि 108। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट लगा के। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग जो है फर्स्ट वाले पार्ट में कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है, या 1/2 आ रहा है, मतलब 2 हाफ लाइफ हो गए। तो 72 मिनट में उसने बोला कि 75% कंप्लीट हुआ था, मतलब कि 72 मिनट में 2 हाफ लाइफ आ रहा है। तो एक हाफ लाइफ कितने का हुआ? ऑब्वियसली 36 मिनट का होगा। ठीक है, तो हमें एक हाफ लाइफ या हम बोल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड मिल गया। तो अब 87.5% कंप्लीट होने के लिए कितना बचेगा? जब 87.5% कंप्लीट होगा तो 12.5 बचेगा। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या आएगा? 12.5 डिवाइड बाई 100, मतलब कि 1/8, या बोल सकते हैं 1/2⁻3। तो ये 3 जो है ये क्या हो गया? पावर हो गया ना? और पावर यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब 3 हाफ लाइफ। ओके, तो एक हाफ लाइफ 36 मिनट का था, तो 3 हाफ लाइफ 108। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट मेथड बताया जिसके थ्रू हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड क्या है? तो वो वैसा ही है जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था क्वेश्चन। तो नाउ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है? देखो, लास्ट लेक्चर हमने कैसे बताया था तुम्हें? पहले हम के निकालेंगे, उसके को सब्स्टिट्यूट करके नया टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले के निकालेंगे, तो 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। तो 2.303 अपॉन टाइम जो है 72 मिनट दिया है ना? टाइम कितना दिया था? 72 मिनट। लॉग ऑफ ए नॉट इज 100, और ए कितना बताया? 25। ओके, तो कितना आएगा? इट इज 2.303 डिवाइड बाय 72 इंटू log 4। log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हमें नेक्स्ट में क्या चाहिए? हमें चाहिए 50% कंप्लीटेड वाला। तो 50% कंप्लीटेड के लिए
हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट टी हाफ, है ना। तो टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के। अब इस के को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0.693 डिवाइड बाई के ऊपर से आया, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 2। लॉग 2 जो है उसकी वैल्यू होती है 0.3, एंड ये 72 पर गया, तो ये हमारे पास आ जाता है 72/2, दैट इज 33। सेम वैल्यू आ रही है। ओके, तो हमारे पास वही सेम वैल्यू आई। तो पहले हमने क्या किया, के निकाला और उस के को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। नाउ 87.5% कंप्लीटेड के लिए, तो उसके लिए टाइम क्या होगा, तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0। A0 को 100 ले लिया, और ए कितना है, 87.5% कंप्लीट हुआ, तो 12.5। ओके, सो दिस इज 2.303, एंड लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय के। नाउ log 8 को हम लिख सकते हैं 3 log 2, so 2.303 इंटू 3 log 2 डिवाइड बाय के को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो के क्या है, 2.303 इंटू 2 log 2 एंड 72 पर चला गया। तो देखो 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट, log 2 से log 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, 72 इंटू 2, जो कि आ गया 108। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी कराया था इस टाइप से, है ना। पहले हम के निकालेंगे जो दिया गया था, उस केस से हम क्या करेंगे, कोई भी टाइम निकाल सकते। ऑब्वियसली फर्स्ट वाले इससे तो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, बट ये हमारे पास जो है, मतलब ये मेथड तो लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था, फिर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था उसमें ये मेथड अप्लाई होगा, फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। कोई बता सकता है क्यों, पेज नंबर 5। क्योंकि फर्स्ट मेथड अप्लाई कब होता है, जब हमें फ्रैक्शन रिमेनिंग जो है वो 1/2 के टर्म्स में दिया हो, है ना। फर्स्ट वाला मेथड कब एप्लीकेबल है, जब फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या है, 1/2 के टर्म्स में दिया हो। तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें क्या बोला था कि 20% कंप्लीट हुआ है, मतलब 80% बचा। ओके, सो 80% बचा, तो 80/100 इज नॉट 1/2 समथिंग। ओके, लास्ट लेक्चर में 80% बचा था, तो कितना फ्रैक्शन बचा, 80/100 बचा, और 80/100 इज 4/5। ठीक है, तो इट इज 4/5, ना कि 1/2 समथिंग। ओके, तो ये इस क्वेश्चन में हमें जो फ्रैक्शन रिमेनिंग बचा है वो 1/2 समथिंग बचा है। ओके, दैट्स वाई हम ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे, फ्रैक्शन रिमेनिंग वाला। ठीक है, बट ये जो मेथड अभी हमने सेकंड मेथड बताया है, ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें टाइम दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया, उसको यूज करके के निकाल लो, उस कॉन्सेंट्रेशन सॉरी उस के का यूज करके बाद में किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह निकाल सकते। यस सिद्धार्थ, हाफ लाइफ पीरियड जो है जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता था, सेकंड ऑर्डर में भी करेगा, सब में करेगा, बस फर्स्ट ऑर्डर में नहीं करेगा। यस राकेश, उस केस में ये जो हमने सेकंड मेथड बताया इस टाइप से चलता है। हो गया सबका। ओके, चलो आगे चलते हैं।
तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास ये कोई रिएक्शन है। नाउ इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। ओके, सो ऑर्डर 2 है, मतलब रेट इज इक्वल टू सम के इंटू ए रेज टू 2। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के हो जाएगा ये क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोल स्क्वायर एंड पर लीटर स्क्वायर से। तो ये आता है मोल -1 लीटर सेकेंड माइनस, ये हमारे पास यूनिट ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर के का यूनिट ये दिया है मतलब वो सेकेंड ऑर्डर है। तो आगे इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस डी ए ओवर डी टी हो गया आपके पास से इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर को एक साइड ले लेते हैं, तो इट इज माइनस डी ए ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे टाइम 0 से t एंड कॉन्सेंट्रेशन को ले लेते हैं ए नॉट टू के। नाउ 1/a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/a, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे जो माइनस साइन है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास आएगा 1/a। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ए नॉट टू ए, राइट हैंड साइड ऑब्वियसली लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो आगे किया। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। सिद्धार्थ एन इज टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो जब 75% कंप्लीट हो गया सिद्धार्थ, तो 75% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा सिद्धार्थ, कितना बचा बताओ। 75% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 25। 25% बचा मतलब कितना फ्रैक्शन बचा, 25/100। तो 25/100 मतलब 1/4। सो 1/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है ये क्या हो गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ या एन हो गया। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इट इज टोटल टाइम, मतलब कि कितना टाइम लिया वहां, ये टाइम गिवन जो भी है, डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड। तो टाइम कितना है, टाइम इज 72, टाइम इज 72 डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड कितना आया, 36। दिस इज एन, दिस इज टोटल टाइम, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। टोटल टाइम मतलब जो टाइम दिया है वो टोटल टाइम, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम नहीं। रिएक्शन तो कंप्लीट होती नहीं है ना यार, इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम की बात होती है, उस टाइम पर मतलब जैसे यहाँ पर 72 मिनट है वो टाइम। ठीक है, तो 72 मिनट में कितना हाफ लाइफ हुआ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, तो टोटल टाइम मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम। ओके, हाँ, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ये स्टार्ट किया हमने।
सेकंड इनवर्स यार रेट की वजह से आया, रेट का यूनिट जो है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है ना, तो वो पर सेकंड वाला आया। कॉन्सेंट्रेशन में सेकंड का टर्म नहीं है, बट रेट में सेकंड का टर्म है। समझ आया आमिर? हो गया सबका? दिस इज पेज नंबर 6। नाउ लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया अपने पास 1/a माइनस 1/a0, 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू के टी, या फिर इसको हम 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी भी लिख सकते हैं। तो ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर 1/a वर्सेज टी के बीच, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप आएगा, मीन्स स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दिस इज 1/a, दिस इज टी। तो 1/a वर्सेज टी ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या रहा है, एम देखो एम क्या प्लस के है ना, मतलब पॉजिटिव स्लोप आएगा, एंड इंटरसेप्ट क्या है 1/a0। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इस ग्राफ का ये जो इंटरसेप्ट है ये हो गया 1/a0, एंड स्लोप जो है वो क्या हो गई, के हो गई प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1/a वर्सेज टी का ग्राफ, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा यार इसका, अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो हाफ लाइफ पीरियड, अब देखो ए की जगह क्या पुट करेंगे, a0/2 ना, सो 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो ये क्या आया, यहाँ से टी हाफ क्या आएगा, इट इज 1/a0 इंटू के। मतलब टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, a0 आया। ओके, मतलब जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हाफ होने में। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं 20 मोलार से 10 मोलार जाने में T1 टाइम, 10 मोलार से 5 मोलार जाने में T2 टाइम। ठीक है, 20 मोलार से 10 मोलार होने में रिएक्टेंट को T1 टाइम लग रहा है, 10 मोलार से 5 मोलार होने में T2 टाइम लग रहा है, 5 मोलार से 2.5 मोलार होने में T3 टाइम लग रहा है। तो T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा, क्या तीनों सेम होंगे? जितना, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हम बेसिकली किससे हाफ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर जिससे हाफ कर रहे हैं वो वैल्यू बहुत छोटी है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसे हाफ होने। तो यहाँ पर T3 जो है सबसे बड़ा आ जाएगा, क्योंकि थर्ड हाफ लाइफ पीरियड में हम कहाँ से हाफ कर रहे हैं, 5 मोलार, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड में 10 मोलार से हाफ कर रहे हैं, और फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में 20 मोलार से हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा 5 मोलार है। ठीक है, 5 मोलार से हाफ कर रहे हैं तो सबसे छोटा 5 मोलार है। जितना कम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हाफ होने में। तो यहाँ पर T3 जो है वो ग्रेटर देन आएगा T2 से, एंड T2 ग्रेटर देन आएगा T1। ठीक है, आपस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो T2 जो है ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1। ठीक है, क्योंकि जस्ट इनवर्सली है ना,
तो T2 में जो टाइम लगेगा वो T1 का डबल होगा, एंड T3 में जो टाइम लगेगा वो T2 का डबल होगा। ओके, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो है 5 मोलार है और यहाँ पर 10 मोलार। ठीक है, तो T3 में जो टाइम लगेगा वो T2 का क्या आएगा, डबल आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो P हाफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया ना, 20 से 10 मोलार हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो T हाफ है और इसके लिए जो T हाफ है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें हाफ की है वहां पर T हाफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब ये T2 जो है डबल ऑफ T1 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, हाफ किया। ओके, तो टाइम क्या हो गया, ऑब्वियसली डबल हो गया। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब 10 का हाफ लाइफ पीरियड एंड 5 का हाफ लाइफ पीरियड को कंपेयर करोगे तो 5 का हाफ लाइफ पीरियड जो है क्या आएगा, डबल आएगा। सो दिस इज पेज नंबर 7। राकेश, एक ही वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए फिक्स होते हैं ना, पर ये डिफरेंट रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है क्या? नहीं राकेश, ये सेम रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर्टिकुलर पार्ट के लिए। या अब ऐसे बोल दो कि रिएक्शन एक ही है लेकिन वो अलग अलग जगह हो रही है, ऐसे भी सोच सकते हो इसको तुम। मतलब हमारे पास एक कंटेनर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 ले लिया, एक कंटेनर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 ले लिया, एक कंटेनर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 ले लिया, ऐसे भी तुम सोच सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस कंटेनर में हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 लिया उसको आधा होने में कम टाइम लगेगा, लेकिन जिसमें हमने 10 लिया तो 10 को आधा होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 5 को आधा होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही तुम इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, दिस इज सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, दिस इज थर्ड हाफ लाइफ पीरियड, अगर एक ही कंटेनर में रिएक्शन की बात करो। ठीक है, मतलब तो इस वाले पार्ट के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 बोल दो, इस वाले पार्ट के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 बोल दो, इस वाले पार्ट के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 बोल दो। समझाया? ओके, so this is first half life period, this is second half life period and this is third half life period। तो ये तीनों हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए सेम आते हैं। ठीक है, लेकिन सॉरी नॉट फर्स्ट ऑर्डर के लिए तीनों हाफ लाइफ पीरियड क्या आते हैं, सेम आते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए भी अलग आ रहे थे और देखो सेकंड ऑर्डर के लिए भी क्या आएंगे, अलग आएंगे। रेट इंक्रीज नहीं करेगा सिद्धार्थ, रेट तो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होती जा रही है, स्लो होती जा रही है ना, खुद देख लो ना, खुद देख लो, स्लो होता जा रहा है, रेट इंक्रीज कैसे किया? ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो 10 मोलार रिएक्ट होने में जो टाइम लगा वो T1 है, यहाँ पर 5 मोलार रिएक्ट होने में जो टाइम लगा वो T2 है। T2 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ T1। सोच सकते हो जितना टाइम इधर 20 से 10 मोलार होने में लगा उसका डबल टाइम 10 से 5 मोलार होने में लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर 5 से 2.5 होने में उससे भी डबल टाइम लग रहा है। फिर ये तो मतलब कितना सा रिएक्ट कर रहा है और क्या होता जा रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है ना, मतलब रिएक्शन जो है स्लो हो रही है। ओके, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कांस्टेंट रेट से होता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन फास्ट होती है ना स्लो होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर का और स्लो हो जाता है। यस राकेश, हम हर अलग अलग पार्ट के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे इनिशियल वाले। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर सॉरी फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड, थर्ड हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे तो उनके लिए इनिशियल मतलब हर इंटरवल के लिए अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए 20 मोलार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड इंटरवल के लिए 10 मोलार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
थर्ड इंटरवल के लिए 5 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हो गया सबका? हो गया सबका? ओके, सो ये आया नाउ। देखो, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या आएगा एक्सप्रेशन? देखो क्या था, 1 अपॉन ए। ए को हम क्या लिख सकते हैं जब हमें मोल्स लिखना होता है? सॉरी, ये वाला। तो कैपिटल ए को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ए मतलब टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको टी टाइम के मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए नॉट की जगह क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स हमारे पास एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने जो रिएक्शन लिया था वो रिएक्शन क्या था? वो था ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप, है ना? हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था एंड वो प्रोडक्ट दे रहा था, तो इस टाइप का हमने रिएक्शन लिया है। लेकिन यार सेकंड ऑर्डर है तो हमारे पास ऐसा भी तो आ सकता है ना कि अदर केस ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो। ठीक है, ए मतलब याद तुम्हें फर्स्ट वाला ही रखना है। ओके, तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अदर केस की अदर रिएक्शन ले लेते हैं। अदर रिएक्शन क्या पॉसिबल है? तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, और दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ए के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो रेट को हम क्या लिख देंगे? रेट को लिख देंगे के इंटू ए इंटू बी। ये हमारे पास रेट था, तो देखो ये भी क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, नाउ अब इसमें दो केस आ सकते हैं। एक केस आएगा केस वन, ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, मतलब ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम। अब देखो दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना, दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों के सेम मोल्स रिएक्ट करेंगे। और इनिशियल मोल्स भी हमने क्या लिया? सेम ही लिया। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स दोनों का सेम है, रिएक्ट करने वाला मोल्स भी दोनों का सेम है। देन ठीक है, ये केस वन है। तो इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, देन ए इज इक्वल टू क्या आएगा? बी आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया, इसके अलावा रिएक्ट होने वाला सेम होगा बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम। तो एट एनी पॉइंट जब तुम ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे इसको? तो देखो माइनस रेट क्या हो गया?
रेट हो गया माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी को तुम ए स्क्वायर भी लिख सकते हो और बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज के इंटू ए स्क्वायर या के इंटू बी स्क्वायर। तो देखो ये एक्सप्रेशन तो वैसा ही आ गया जैसा भी हमने कराया है, तुम्हें वैसा ही है कि नहीं, देखो ध्यान से। रेट क्या है, के इंटू ए स्क्वायर है ना, या फिर ये देखो माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू के स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारे पास सॉल्व करने पर इक्वेशन क्या आएगी, ए के टर्म्स में भी इक्वेशन लिख सकते हैं, बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर ए के टर्म्स में लिखा तो क्या आया, 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी, यही आएगा ना। अगर इन टर्म्स ऑफ ए लिखोगे तो, और बी लिखोगे तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ए या इन टर्म्स ऑफ बी यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा और सेम वैसा ही आएगा जैसा अभी आया था, क्योंकि इक्वेशन सेम आ रहा है। माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू के स्क्वायर या फिर माइनस डी बी और डी टी इक्वल टू के बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन है, उसको इंटीग्रेट जब तुम करोगे तो सेम पहले वाला ही तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस डी ए सॉरी 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी, या फिर 1/b माइनस 1/b नॉट इज इक्वल टू के टी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो, दोनों सेम ही है, क्योंकि a इज इक्वल टू बी है और a नॉट इज इक्वल टू बी नॉट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें हमने बोला है कि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों का क्या लिया है, सेम लिया है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स कैसे आए वो नहीं समझा राकेश। हमने फर्स्ट मतलब लास्ट लेक्चर में ही तुम्हें बताया था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल मोल्स ले सकते हो एंड टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन की जगह टी टाइम के मोल्स ले सकते हो, याद है कि नहीं है। जीरो ऑर्डर में भी ये एक्सप्रेशन बताया तुम्हें मैंने ये करके, फर्स्ट ऑर्डर में भी बताया था। तो ए नॉट की जगह स्मॉल ए ले लो और ए की जगह ए माइनस एक्स ले लो, मतलब टी टाइम के जो टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह टी टाइम के मोल्स ले लो, और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह इनिशियल मोल्स ले लो, ठीक है। नाउ केस वन ये हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे केस टू की। तो केस वन जो है उसमें क्या लिया हमने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम ले लिया, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या था यहाँ पर, सेम। तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, बी नॉट लिया है, ओके। दिस इज केस वन। केस टू में हम क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट ले लेते, ठीक है। केस टू, तो केस टू में क्या है, केस टू में हम बोल रहे हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दोनों डिफरेंट। तो यार अब देखो दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सेम है कि नहीं, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, मतलब जो रिएक्ट करेगा सेम करेगा, लेकिन बचने वाला डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही दोनों का क्या लिया हमने, डिफरेंट लिया है। तो ए नॉट और बी नॉट जो है मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, उसे रिएक्ट जो करेगा वो सेम करेगा, बट बचेगा तो डिफरेंट ना, बिकॉज ए नॉट माइनस समथिंग एंड बी नॉट माइनस दैट समथिंग, तो दोनों डिफरेंट आए। वो समथिंग वाला पार्ट सेम आ रहा है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है इक्वेशन ए नॉट माइनस वो है, जैसे मान लो एक्स रिएक्ट कर गया, एक्स ले लो चलो, ठीक है। ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये है जैसे मान। तो इनिशियल हमने बोला कि ए नॉट है
और इसका इनिशियल क्या है बी नॉट। अब मान लो इसका एक्स रिएक्ट किया तो कितना बचा ए नॉट माइनस एक्स बचा, और इसका कितना, इसका रिएक्ट कितना रिएक्ट करे, अगर इसका एक्स कर रहा है तो इसका भी एक्स करेगा ना, तो कितना बचेगा बी नॉट माइनस एक्स, है कि नहीं। तो ए नॉट माइनस एक्स एंड बी नॉट माइनस एक्स क्या हो गए, टी टाइम के कॉन्सेंट्रेशन हो गए ना, एंड ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि बी नॉट डिफरेंट। ओके, तो बी नॉट डिफरेंट है, दैट्स वाई, मतलब ए नॉट और बी नॉट डिफरेंट है, दैट्स वाई ए नॉट माइनस एक्स एंड बी नॉट माइनस एक्स क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ओके, तो ए नॉट बी नॉट के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली ए बी के इक्वल नहीं होगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि रेट इज माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। ये हमारे पास रेट हो गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ए और बी जो है उनका वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं, पहले ये लिख लो। जनरली वैसे इस वाले पार्ट पर क्वेश्चन नहीं आता है। हो गया ना सबका। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं डी ए ओवर डी टी को इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हम नीचे ए को मतलब ले जाएंगे, लेकिन बी जो है उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते, बिकॉज बी का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो ही रहा है ना। ठीक है, तो हमें इसको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ अलग टाइप से करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ मोल्स इसको कर लेंगे, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा है रिएक्शन, इनिशियली हम मोल्स मान लेते हैं, इनिशियल मोल्स इसके मान लो हमने ले लिए ए और इसके ले लिए बी। ठीक है, और टाइम टी पर इसके मान लो एक्स मोल रिएक्ट किया तो कितना बचेगा ए माइनस एक्स, और बी का कितना बचेगा बी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट बन गया एक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पर रेट को हम क्या बोल सकते हैं, रेट इज डी एक्स ओवर डी टी, रेट क्या हो गया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मतलब ए माइनस एक्स रेज टू वन, एंड बी के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर मतलब बी माइनस एक्स रेज टू वन। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस। अब इसको हम करेंगे इंटू। ठीक है, तो डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी। ओके, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे एक्चुअली, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर इसको टुकड़ों में कर देते हैं, इसका फ्रैक्शन कर देते हैं इस वाले पार्ट का। तो ऊपर नीचे हम, अच्छा हम ऐसे बोल देते हैं कि इनिशियली जो मोल्स है वो मान लो बी के ज्यादा है ए से। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन, एज्यूम बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी पूरे को लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है सिद्धार्थ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने इन टर्म्स ऑफ मोल्स कर लिया उसको। ठीक है, तो बी जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है ए,
मतलब ये हमने एज्यूम कर दिया कि बी ग्रेटर देन ए है। तो क्या करेंगे, देखो ये वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको बी माइनस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बी माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। तो पहले ये लिखो, आगे और बताते हैं कैसे करेंगे आगे। तो दिस इज आई थिंक पेज नंबर 10। आर एच एस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मैंने नीचे डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, ऐसे। क्लियर समझे ना। अब देखो हम क्या लिखेंगे, अभी बी माइनस ए को हम थोड़ा अलग करेंगे और आगे। तो क्या था, 1/b - a तो हमने आगे ले लिया। इसके अलावा b - a में हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कर देंगे। ओके, एंड देन डिवाइड बाय, क्या था, डिवाइड बाय है a - x इंटू b - x dx इज इक्वल टू k dt। अब देखो ये वाला पार्ट क्या बचा, ये वाला पार्ट क्या बचा, दिस इज 1/b - a इंटू 1/a - x एंड -1/b - x, यही बचेगा ना। देन dx इज इक्वल टू k dt। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम जीरो पर एक्स, अब देखो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट। ओके, dx के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dx का लिमिट क्या होगा, ऑब्वियसली x कहाँ से कहाँ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx है ना। तो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x इनिशियली जीरो है और t टाइम पर x है, ठीक है। तो x की जो लिमिट है वो 0 टू x और टाइम की 0 टू t। तो क्या आएगा यार इंटीग्रेशन, 1/a - x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a - x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln, मतलब -ln a - x, ठीक है। b - x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -ln b - x, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया प्लस ln b - x, एंड लिमिट लगाएंगे कहां से, 0 टू x, एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया, kt हो गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा यार ये, तो 1/b - a, x की जब लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया ln b - x माइनस ln a - x, एंड देन माइनस करके जीरो का लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा प्लस ln a माइनस ln b इज इक्वल टू kt। तो अब एक साथ ले लेंगे ln वाले पार्ट को, तो क्या आ जाएगा ये, ऑब्वियसली ये ln a प्लस बी टाइप हो गया, मतलब ये दिस इंटू दिस हो जाएगा ln के अंदर, और ये वाला पार्ट जो है ये डिवाइड में चला जाएगा ना, बिकॉज माइनस ln है वो। लिखो जल्दी। सिद्धार्थ इंटीग्रेशन कर रहे हैं यार, तो ये इस टाइप का तुम आगे इसमें पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे ये वाला इंटीग्रेशन। वन अपॉन ये वाला पार्ट जो है ना, वन अपॉन दिस, ये वाला इसका इंटीग्रेशन जो है ये कैसे करते हैं, अलग अलग ब्रेक करके करते हैं। ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स में ब्रेक करते हैं इसको। ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स में कैसे ब्रेक होगा, तो हमने क्या किया, इसको बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। देन बी माइनस ए में हमने क्या किया, बी माइनस ए में हमने प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया। एलन के ई के आगे माइनस कैसे आएगा, एलन के ई के आगे माइनस कैसे आएगा, मतलब भाई एलन के आगे माइनस कैसे आएगा, अरे ये है ना ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स है ना यार, तो ए माइनस एक्स को क्या लोगे, टी लोगे, ए माइनस एक्स को टी लोगे तो माइनस डी एक्स को क्या ले लोगे, डी टी ले लोगे, याद है। तो वन अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स को क्या लोगे, क्या लिख दोगे इसको, इसको वन अपॉन टी एंड माइनस डी टी लिखोगे ना, लिखोगे या नहीं लिखोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस एल एन टी हो गया ना। समझाया। हो गया सबका। ओके, सो नाउ ऑब्वियसली इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, तो वन अपॉन बी माइनस ए, इसके अलावा एल एन के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया यार, एल एन के अंदर वाला पार्ट हो गया, जैसे मैंने बताया ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में गए और दूसरे डिवाइड में गए, मतलब ए इंटू बी माइनस एक्स, एल एन में ए इंटू बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू के माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू, तो ये हमारे पास आएगा अभी एक्स। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे केस में मतलब ऑब्वियसली हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यार इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का डिफरेंट है ना, तो हाफ होने में हम कैसे बोल सकते हैं कि हाफ होने में कितना टाइम, क्योंकि इनिशियली दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है ना, तो दोनों एक टाइम पे तो हाफ होंगे नहीं ना भाई। ठीक है, तो इस केस में हम हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन नहीं करें। अगर फिर भी तुम्हें टाइम देखना है कि यार कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे ही ले लेते हैं कि इफ, मतलब हम अगर इसको बोले कि यार
ए के रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ पीरियड क्या है ना, ए के रेस्पेक्ट में हाफ लाइफ पीरियड क्या है। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे तो ए के लिए कितने टाइम बाद आधा कॉन्सेंट्रेशन होगा, निकाल सकते हैं ना। ए का कॉन्सेंट्रेशन आधा कितने टाइम बाद होगा, तो एक्स को क्या लिख देते हैं, a/2 ले लेते हैं, तो कितना टाइम लगेगा यार। तो k इंटू टी इज इक्वल टू 1/b-a ln a अपॉन b माइनस एक्स, क्या लिख देंगे a/2 अपॉन b इंटू a-a/2। तो अपना ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है t इज इक्वल टू 1/k इंटू b-a। इसके अलावा ln के अंदर क्या आएगा, ln के अंदर देखो a से a कैंसिल आउट हुआ और इट इज एक्चुअली a/2 ना, टू, यस 2 कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 2b माइनस a अपॉन b, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट हमने ऐसे ही ले लिया, ऐसा कुछ डिफाइन है नहीं है ना, हाफ लाइफ पीरियड ऐसा कुछ डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि दोनों जो है हाफ एक पर्टिकुलर टाइम पर होंगे ही। अगर हम बोलेंगे कि यार बी को आधा होने में कितना टाइम लगा, तो बी को आधा होने में कितना टाइम लगेगा तो उसका भी निकाल लेते हैं ना। तो ऑब्वियसली बी को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उसका जो रिएक्ट करने वाला है वो कितना होना चाहिए, b/2 होना चाहिए। तो बी को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्चुअली b/2 पुट कर देते हैं। तो k इंटू टी इज इक्वल टू 1/b-a ln के अंदर क्या लिखेंगे, a इंटू b-x। अब b-x के लिए क्या लिखेंगे, b-b/2 अपॉन b इंटू a-x। एक्स के ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, b/2। तो ये क्या आ गया, तो यहाँ से ऑब्वियसली अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम क्या आएगा, 1/k इंटू b-a। इसके अलावा ln के अंदर क्या आएगा, b/2 पर है, नीचे b है तो कैंसिल आउट हुआ, एंड ये ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा टाइप आ गया, मतलब ऊपर आ गया a और नीचे आ गया 2a माइनस b। ठीक है, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं t के रेस्पेक्ट में एक तरह से हाफ लाइफ पीरियड होता है, या हम बोल सकते हैं b को आधा होने में कितना टाइम लगा, वो है ये। ठीक है, तो a को आधा होने में कितना टाइम लगेगा और b को आधा होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो जनरली ये वाला पार्ट से नहीं पूछते तुम्हें, मतलब ये जो है ना, जब हमारे पास अलग अलग, मतलब ए एंड बी दो रिएक्टेंट दिए हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो इस वाले पार्ट से जनरली पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अजीब से एक्सप्रेशन आ रहा है। और बाकी तुम्हें अगर फिर भी अगर पूछा है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इस पूरे में डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रख लो। ठीक है, 1/b-a इंटू ln ऑफ a इंटू b-x अपॉन b इंटू a-x इज इक्वल टू kt, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो। वैसे पूछेंगे नहीं, बट ये एक्सप्रेशन याद रखो, पूरे डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है सभी को, देख लिया क्या।
यस राकेश, जो हमने बॉक्स में लिखा है वो वाला फॉर्मूला वही याद रखो, जो बॉक्स में ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये याद रख लो, बाकी डेरिवेशन याद रखने की इतनी जरूरत है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क है फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 11 टू 35। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11 टू 35। और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पहले दिए हैं तुम्हें। सब्जेक्टिव में ले सकते, सॉरी ऑब्जेक्टिव में हमने 1 टू 23 दे दिया था, ठीक है, तो 1 टू 60 जो हमने पहले नहीं दिया वो कर। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।